नमस्कार सभी साथियों को। एन के विश्नोई प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आप सबको असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश विश्नोई की ओर से प्रणाम। प्यारे मित्रों, हमारा प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी को समर्पित है, आप सभी मेरे लर्नर जानते हैं। और जो पहली पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर फेस हो रहे हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म को देख करके समझ करके जान जाएंगे। ये पूर्णतः भूगोल को समर्पित विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धक क्वालिटी वाला मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाला एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी जुड़ा हुआ है, हमारा एप्लीकेशन भी है एन के ज्योग्राफी पॉइंट नाम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि हम किस प्लेटफॉर्म से हैं और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ क्या साझा कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस क्लास को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, वो क्लास कई दिनों से मैं कह रहा हूं हमारे कोर्स की सबसे अहम क्लासों की पहली कड़ी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे ऐप एन के ज्योग्राफी पॉइंट पर एक नया कोर्स अभी लॉन्च किया है, जो संपूर्ण भारत के भूगोल पर आधारित है। मैंने विद्यार्थियों की डिमांड और क्वालिटी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी एक ऐसा चैप्टर है जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर कम या अधिक मात्रा में पूछा जाता है। यहाँ तक कि आप शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे छोटी भर्ती थर्ड ग्रेड की रीट हो या फिर एलडीसी हो, वहां से लेकर के चाहे सेकंड ग्रेड की एसएसटी हो, चाहे सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र हो, लेक्चरर चाहे आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपके लेक्चरर के पहले प्रश्न पत्र की बात कर लें, हम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की बात करें, एसआई के जीके पेपर की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट के जीके पेपर की बात करें, महिला सुपरवाइजर की बात करें, सीईटी की बात करें, या पटवारी, ग्राम सेवक, रेलवे, इन सब भर्तियों के अंदर इंडिया जीके पूछा जाता है। और विद्यार्थियों की एक बड़ी डिमांड जो मेरे लर्नर की थी कि क्यों न आप भारत के भूगोल को जीरो से लेकर के टॉप तक अच्छी तरीके से हमें प्रोवाइड करवा दें। तो शायद मैंने समझा कि मैं उसी कड़ी के अंदर आपके बीच में साझा हो रहा हूँ। इसका मैं अलग से वीडियो मेरे बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इस पूरे कोर्स में क्या है, ये कोर्स की पहली क्लास है। आप संपूर्ण कोर्स चाहते हैं अगले करीबन 75 दिन के अंदर, 75 से 80 दिन के अंदर ये कोर्स पूरा होगा। रोजाना आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी और क्लास पूर्णतः व्यवस्थित क्लास होगी। बाय डायग्राम, बाय मैप और बाय ग्लोब आपको समझाया जाएगा सारी चीजें। वैल्यूएबल ये पहली क्लास है। अब मैं बिना किसी समय को जाया करते हुए आज की क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ। आज की क्लास भारत की स्थिति और अविस्थिति पे रहने वाली है, और यहाँ तक कि मैं एग्जाम बेस्ड आपको बताऊंगा, एग्जाम के पर्पज से बताऊंगा कहाँ से क्या प्रश्न उठने की संभावना रहती है। तो आज हम भारत की स्थिति और अविस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, जब भी हम अविस्थिति या स्थिति की बात करते हैं किसी देश के संदर्भ में, ये दो शब्द अपने आप में दोनों अलग है। एक स्थिति जो इंग्लिश के अंदर साइट को इंगित करता है, और अविस्थिति जो लोकेशन को इंगित करता है, या कुछ विद्वान इसे सिचुएशन भी कहते हैं। दोनों ही संदर्भ में दुनिया के किसी भी देश को ग्लोब पर, या यूं कहें कि इस पूरी पृथ्वी के धरातल पर वो कहाँ स्थित है, इसका पता कैसे लगाएं। तो इसका पता लगाने के लिए हमें ज्योग्राफरों ने दो चीजें हम प्रोवाइड करवाई, एक स्थिति और दूसरा अविस्थिति। तो पहले तो मैं इन दो शब्दों के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ये दोनों शब्द क्या है। स्थिति किसको इंगित करेगा और अविस्थिति किसको इंगित करेगा। जो बच्चे एग्जाम पर्पज से हैं उनके लिए तो मैं सीधे सीधे प्रश्नों पे जाऊंगा। और हाँ, मेरी ये क्लासें
बीए के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी, कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी, वे पीजी करने वाले विद्यार्थियों को भी ध्यान में रख करके मैंने तैयार करने की कोशिश की है, तो वो विद्यार्थी भी अच्छी तरीके से इनसे जुड़ सकते हैं। तो दोनों शब्दों के बारे में हम डिस्कस कर लें, अविस्तृति और स्थिति। स्थिति हमेशा अक्षांश और देशांतरों के संबंध में व्यक्त की जाती है। अक्षांशों और देशांतरों के संबंध में मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा अक्षांश देशांतर क्या है, और भारत के संदर्भ में भी मैं पूरा बताऊंगा कि भारत के संदर्भ में आप अक्षांश और देशांतर को किस रूप में देखते हैं। अक्षांश देशांतरों के साथ मैं यूं कहूं कि किसी भी स्थान की ग्लोब पर क्या साइट है उसको इंगित किया जाता है। और अविस्तृति के संदर्भ में हम हॉल रूप से देखते हैं कि कोई भी स्थान दुनिया में किस महाद्वीप में स्थित है, उस महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है, इसके अलावा उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, कोई महासागर की बाउंड्री लगती है तो कौन सा महासागर उसके पड़ोस में पड़ता है। इन सारी चीजों को अविस्तृति में देखा जाता है, अर्थात लोकेशन के अंदर देखा जाता है। हमें पढ़ना क्या है, भारत की स्थिति और भारत की अविस्तृति के बारे में, और प्रत्येक कंपटीशन में स्थिति और अविस्तृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन स्थिति को देख लें। देखो, दुनिया में किसी भी देश की स्थिति को यदि जानना है तो ज्योग्राफरों ने मिलकर के दो कोऑर्डिनेट निर्धारित किए हैं पृथ्वी पे, एक अक्षांश और एक देशांतर। अब मैं अक्षांश और देशांतरों को यहाँ विस्तार से नहीं समझाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी का हमारा जो चैप्टर चलेगा उसमें मैं उसको विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी में इसकी इतनी जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि अक्षांश क्या है। अक्षांश का मतलब होता है, सिंपल अर्थों में कहूं, पृथ्वी के अक्ष का अंश, मतलब अक्ष पर निर्धारित कोण। लेकिन कौन अक्ष, कैसे निर्धारित कोण, तो जब आप इसको व्यवहारिक अर्थ में समझने की कोशिश करोगे ना, तो पृथ्वी के ग्लोब के भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किसी भी स्थान की कोणीय दूरी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैं 360 डिग्री एंगल पे पढ़ाऊंगा, यानी हर चीज को मैं क्लियर करूंगा। आप अक्षांशों की यदि डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं किसी भी स्थान की, मैं धीरे धीरे लिखूंगा, आप भी लिख सकते हैं, किसी भी स्थान की विषुवत रेखा के उत्तर, विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी, नापी गई कोणीय दूरी। लिख दिया आपने। ये आपके सामने ग्लोब है और इसे ध्यान से देखना, ये विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा का उत्तरी भाग है और ये विषुवत रेखा का दक्षिणी भाग है। एक कल्पना की गई है कि ये जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाला जो लाइन है, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है, जिसको पृथ्वी का अक्ष कहा गया है, इस अक्ष के एक भाग को यदि कोणों में डिवाइड करना है और कोण का आधार आपको विषुवत रेखा मापना है, यानी रखना है, तो आप विषुवत रेखा के आधे कोण उत्तर में बनाओगे, 90 तक जाओगे तो ध्रुव आ जाएगा, और केंद्र से 90 तक दक्षिण में जाओगे तो ध्रुव आ जाएगा। आप विषुवत रेखा से यहां नीचे गए दक्षिण की साइड में और पृथ्वी के केंद्र से यहां का कोण नापा तो ये 20 डिग्री आया। आप विषुवत रेखा के दक्षिण में हो, कोण 20 डिग्री बन रहा है, मतलब ये स्थान 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है।
ठीक इसी तरीके से आप उत्तर में मापोगे, वो उत्तरी अक्षांश आएंगे। मैं भारत के संदर्भ में आपको पूरा बता दूंगा। सिंपली इसको ऐसे क्रिएट किया जाता है अक्षांश को कि भाई जैसे ये आपकी पृथ्वी का अक्ष है और ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट का मतलब केंद्र बिंदु है। आप या विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाइए या फिर विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ आइए। माना कि आप इस एक्स स्थान पर आए और यहां का आपने कोण मापा, कहां से? इस विषुवत रेखा के सहारे पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान का कोण मापा। ये तो है बेस लाइन कोण की। बेस लाइन विषुवत रेखा से पृथ्वी के केंद्र, केंद्र मतलब पृथ्वी के अंदर वाले भाग में, वहां से ये जब आपने कोऑर्डिनेट नापा तो माना कि ये आपका आया 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री अक्षांश है। क्लियर? अब ये अक्षांश दक्षिण है, उत्तरी है, तो ये जब आप दक्षिण गोलार्ध के अंदर हो, इसका मतलब ये अक्षांश है वो दक्षिणी अक्षांश है। समझ गए? इसी तरीके से आप नॉर्थ के अंदर जैसे इस स्थान का नाप रहे हैं, तो यहां से आपने बेस लाइन रखते हुए यहां का नापा, तो ये आया आपका 82 डिग्री, मतलब ये नॉर्थ के अंदर 82 डिग्री अक्षांश है। प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांश और देशांतरों की बहुत लंबी कहानी है, उसका अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा। यहाँ अपन को केवल भारत के अक्षांश और देशांतरों को ही समझना है। तो अक्षांश तो हो गए विषुवत रेखा के संदर्भ में उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी। जबकि बात देशांतरों की करें तो देशांतर की एक सिंपल परिभाषा लिख दो। देशांतर हमेशा 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व और पश्चिम के अंदर बनने वाले कोण हैं। तो आप लिख सकते हैं ग्रीनविच रेखा के देशांतरों की परिभाषा में लिख दो, ग्रीनविच रेखा के पूर्व व पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी, किसी स्थान की कोणीय दूरी, ये इसकी परिभाषा है। इसको निकालने का अलग तरीका है। ये ग्लोब है, ये आपके सामने ग्लोब दिख रहा है और मैं आपको ग्रीनविच लाइन बता देता हूं। ये ग्रीनविच लाइन है, ये वाली जो लाइन जा रही है ये ग्रीनविच लाइन है। ये मेरा हाथ जो आप देख रहे हैं ये यहां से लेकर के ये, और इसके ठीक ऑपोजिट के अंदर 180 डिग्री लाइन है। 180 और ग्रीनविच यानी 0 डिग्री को यदि बना दिया जाए, मिला दिया जाए तो एक वृत्त बनेगा। इस वृत्त के इधर वाला भाग यानी ग्रीनविच पे खड़ा होकर के आप नॉर्थ के अंदर मुंह करके राइट हैंड साइड के भाग पर दृष्टि डालोगे तो वो भाग आपका पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर दृष्टि डालोगे वो भाग आपका पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ग्रीनविच रेखा के सहारे पृथ्वी के केंद्र से यदि आप पूर्व की तरफ कोण बना रहे हैं तो किसी स्थान का कोणीय मान वहां का देशांतर कहलाता है, वो पूर्वी देशांतर कहलाएगा। और यदि आप ग्रीनविच रेखा के सहारे पश्चिम के अंदर कोण बना रहे हैं तो किसी स्थान का कोणीय मान पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। क्लियर हुआ? देशांतर और अक्षांश की सहायता से ही दुनिया के किसी देश की स्थिति निर्धारित की जाती है। जैसे ही हमारे सामने कोई आता है कि कोई देश 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है और वो देश 68 डिग्री से 68 डिग्री से 90 डिग्री पश्चिम देशांतर के बीच में है, तो अपना दिमाग फटाक से दुनिया के नक्शे पे जाएगा कि ये देश कहाँ हो सकता है। भारत के पास हो सकता है, यूरोप के पास हो सकता है, अमेरिका के पास हो सकता है।
तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड से यानी अक्षांश और देशांतर से हम दुनिया में किसी भी देश की स्थिति को जान सकते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं भारत की स्थिति पे। देखो, इस पूरी क्लास के अंदर मैं आपको भारत की स्थिति, भारत की अवस्थिति और भारत के नाम के संदर्भ में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको स्थिति की बात कर लेता हूं, फिर अपन अवस्थिति और इंडिया के नाम की बात करेंगे। अब जब भी प्यारे विद्यार्थियों भारत की स्थिति का प्रश्न आता है तो आप सब ने रट रखा होगा। अब जो नए विद्यार्थी क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा डीप से समझना है। बड़ी तैयारी करने वाले बच्चे केवल मात्र कुछ एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसको मैं नोट करवा दूंगा। अभी तक आपका एग्जाम की दृष्टि से कोई प्रश्न नहीं बना है। अक्षांश और देशांतर की परिभाषा का है तो वो स्पेशल ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन बनेगा। अब जब भारत की स्थिति की बात आती है, भारत की स्थिति, आप मेरे साथ साथ, मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ नोटबुक निकाल करके रखिए। जो बच्चे हायर लेवल का एजुकेशन कर रहे हैं उन्हें तो केवल देखना है, उन्हें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी तक सिंपल चैप्टर चल रहा है। जब हार्ड चैप्टर आएगा तो मैं आपको बोल दूंगा। लेकिन जो 11th 12th और ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे हैं वो नोटबुक अपनी पास में रखें। जैसे जैसे मैं लिखता हूं या मैं बोलूंगा, मैक्सिमम चीज मैं आपको बोल करके बताऊंगा, उसको आपको नोट करना है। विद्यार्थियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले तो इंडिया ज्योग्राफी में आपको जिंदगी में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन 80 से 90 क्लासों को देखने के बाद। तो भारत की स्थिति की बात करते हैं तो नॉर्मली जब भी प्रश्न आता है तो भारत, आपको पता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये आप नोट कर सकते हैं सीधा सीधा। भारत की स्थिति में लिख सकते हैं आप, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। आप केवल उत्तरी अक्षांश इतना लिखना, फिर लिखना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये आपका कई एग्जामों का प्रश्न है और मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि ये 4 डिजिट आप जरूर याद रखें। अभी मैं पूरा समझाऊंगा कि कैसे 8 4 हुआ, 37 6 हुआ, ये सारा समझाऊंगा क्योंकि मेरे लर्नर 11 12 से लेकर ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी हैं और हायर एजुकेशन वाले भी हैं। तो अभी मैं इनको पूरा आपको डिटेल से समझाऊंगा 8 4 37 6 वगैरह क्या है। तो एक तो ये तो आप सीधे सीधे नोट कर लेना कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो, यहां उत्तरी शब्द जरूरी है। अक्षांशों के संदर्भ में हमेशा उत्तरी होगा। छोटे बच्चों ध्यान रखना, बीएसटीसी वगैरह के एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है, उत्तरी अक्षांश के बजाय पूर्वी अक्षांश लिख दिया जाता है या उत्तरी देशांतर लिख दिया जाता है। तो दैट इज मीन, ये क्लियर चीजें होनी चाहिए। 8 4 37 6 और शब्द उत्तरी अक्षांश के साथ जब भी आएगा उत्तरी। यदि आप देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दैट इज क्लियर। इसके अलावा आप इसका एक्सटेंस लिख सकते हैं, विस्तार लिख सकते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। देखो, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब एक अक्षांशीय विस्तार में एक लाइन तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में कितने अक्षांश आते हैं। इनके प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटा सकते हैं, तो ये लगभग 29 डिग्री और 2 मिनट का विस्तार है। अर्थात एक प्रश्न बनता है, भारत कितने अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। भारत 29 डिग्री और 2 मिनट अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। क्लियर हो गया। कहां से आया ये भी समझ में आ गया। आया कहां से है,
8:04 से शुरू हुआ, 37:06 तक गया, मतलब 29 डिग्री और 2 मिनट अक्षांश है वो भारत के अंदर है। यदि देशांतरों की बात करें तो 68:07 से भारत शुरू हुआ है और 97:25 पे खत्म हुआ है। इसका मतलब भारत के अंदर कितने देशांतरों का विस्तार है, आप घटा लीजिए 97:25 में से 68:07, तो ये विस्तार लगभग मिलेगा 29 डिग्री और 18 मिनट। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 29 डिग्री और 18 मिनट। अब वो 2 प्रश्न है, बड़े एग्जामों के भी हो सकते हैं और वो प्रश्न छोटे एग्जामों के भी हो सकते हैं। देखो प्रश्न कंफ्यूज कहां करेंगे, छोटे बच्चों के लिए कंफ्यूज ये करेंगे कि आप तो रट करके जाते हैं 29:2 और 29:18, अब 29:2 अक्षांश है, एक देशांतर है, ये और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 29:2 तो है अक्षांश, यानी जो कम डिजिट है वो अक्षांश है और ज्यादा डिजिट है वो देशांतर है। इसमें एक आपके और कंफ्यूजन होगा, मैं जब आगे विस्तार पढ़ाऊंगा, थोड़ा इस समय में बता देता हूं ताकि वो कंफ्यूज आपके दिमाग में अभी सेट हो जाए कि अक्षांशीय विस्तार कम है, ठीक है, और देशांतरीय विस्तार अधिक है। आपने कभी कभार किताबों में पढ़ा होगा कि भाई अक्षांशों के मध्य दूरी भी 111 किलोमीटर के आसपास लिखी हुई आती है, देशांतरों के मध्य दूरी भी 111.33 किलोमीटर के आसपास लिखी हुई आती है, तो ये तो लमसम दूरी है। अब जब बराबर विस्तार है, आपको सर क्या बोले आप, 111 का क्या मतलब हुआ, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने के बीच में आपको करीबन 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लगभग 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ऐसा आपने किताब में पढ़ा है। और आपने एक ये भी पढ़ा है कि दो देशांतरों के मध्य, यानी एक डिग्री से दूसरी डिग्री देशांतर के तक जाने के लिए विषुवत रेखा पर लगभग 111 किलोमीटर चलना पड़ता है। ध्यान रखना, मैंने बोला विषुवत रेखा पे चलना पड़ता है। अब आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार प्रश्न करते हैं, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चे भी ये प्रश्न करते हैं कि सर देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, अक्षांशीय विस्तार कम है, उसके बावजूद जब भारत की लंबाई और चौड़ाई देखी जाती है कि भाई भारत उत्तर से दक्षिण में लंबा कितना है, इसको मैं अलग लिखाऊंगा लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं, उत्तर से दक्षिण में लंबा कितना है कि 3214 किलोमीटर लंबा है, और पूर्व से पश्चिम में चौड़ा कितना है भारत, तो 2933 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया कि सर देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, ये दूरी कम है, जबकि 33 है ना, जबकि अक्षांशीय विस्तार कम है, ये दूरी ज्यादा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कंफ्यूज को दूर कर देना, क्योंकि देशांतर जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नजदीक आते जाते हैं। दैट इज क्लियर, क्योंकि ध्रुवों पर सारे देशांतर आपस में मिल जाते हैं। तो भारत में लगभग 23 डिग्री के आसपास देशांतरीय विस्तार यदि कैलकुलेट करें तो वहां इनकी दूरी, जो दो के मध्य जो दूरी आती है वो 104 या 105 किलोमीटर के आसपास आती है, या 102 किलोमीटर के आसपास आती है। तब वो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और ये डिस्टेंस जो है उत्तर से दक्षिण वाला ये तो यथावत रहेगा, 111 के आसपास रहेगा, इसलिए ये 3214 बन जाती है, वो कम है। इसका कोई प्रश्न नहीं बनता, ये एक व्यवहारिक है, आप में कंफ्यूजन न हो इसलिए मैंने लिखा। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया कि भाई अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ और देशांतरीय विस्तार। अब थोड़ा मैं एक डायग्राम से आपको बता दूं कि ये 8 डिग्री 4:37 क्या है, बच्चे की समझ में तो आना चाहिए ये माजरा क्या है। तो जैसे ये पूरी दुनिया का मैप है, आप इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि ये पूरी दुनिया का मैप है, इसके बीचों बीच में ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश की लाइनें हमेशा पूर्व से पश्चिम में खींची जाती है, ग्लोब पे वृत्ताकार होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ये पृथ्वी के बीचों बीच में है। और एक खड़ी लाइन है मानचित्र के बीचों बीच में, उसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसका दूसरा नाम ग्रीनविच रेखा भी है और इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी है। क्लियर हो गया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या
कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो ये पूरा पोर्शन उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नए बच्चे ध्यान रखना, 0 डिग्री से ऊपर वाला पूरा पूरा जो भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे वाला ये जो पूरा पोर्शन है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि मैं एक प्रश्न पे आपको ले जाना चाहता हूं, प्रश्न ये है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, या भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध। ऐसे शब्द कई बार आते, कई बार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिम गोलार्ध आता है, तो नए बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो अक्षांशों के संदर्भ में 0 से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और 0 से नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। फिर विद्वान इसको पूर्व और पश्चिम में भी डिवाइड करते हैं कि भाई जो 0 डिग्री देशांतर है इसके पूर्व वाला जो भाग है, ये इतना सारा पोर्शन है, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री से इधर वाला ये जो भाग है इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब इन चारों को कंबाइंड करके 4 क्वाड्रिनल गोलार्ध बनाए जाते हैं। 4 चौथाई हिस्से, पृथ्वी के चौथाई हिस्से का एक चौथाई गोला बनाया जाता है। जैसे ये एक ब्लॉक बन गया, ये इतना पूरा, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को कहते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिख दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि इसमें उत्तरी हिस्सा भी है, पूर्वी हिस्सा भी है। ये जो बॉक्स बन रहा है इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ये जो बॉक्स बन रहा है इसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। सबके समझ में आ रहा होगा, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो बन रहा है इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर? अब मैं भारत की लोकेशन ढूंढना चाहता हूं कि इसमें भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। तो बेसिकली इन दोनों में से भारत उत्तरी गोलार्ध में, दैट इज क्लियर। पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिम गोलार्ध में, इन दोनों में से भारत पूर्वी गोलार्ध में है, दैट इज क्लियर। आपको सर कैसे पूर्वी गोलार्ध में, कि भारत यदि देशांतरों के मामले में देखें तो पूर्वी देशांतरों में है, इसका मतलब 0 डिग्री से पूर्व में, 0 डिग्री से पूर्व में, इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांशों के मामले से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, मतलब 0 डिग्री से उत्तर है, 0 डिग्री से उत्तर है मतलब उत्तरी गोलार्ध में। अब ये भारत इस गोलार्ध में है, इस गोलार्ध में है, यानी उत्तर में है और पूर्व में है, इसका मतलब ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये इतना बड़ा पोर्शन है, इसमें से तुम्हारा भारत कहां है? अब मैं भारत की लोकेशन बताता हूं कि 8 डिग्री 4 मिनट, मैं एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं। ये आपका जो भारत है, आशा है कि आपको एकदम सही नजर आता होगा, दिखता होगा। ये भारत है, आपको पता है इस भारत की ये वाला पोर्शन है, ये सबसे दक्षिण हिस्सा है। ये इससे भी एक दक्षिण में है गेट आइलैंड, जो निकोबार आइलैंड है वो, और इसके नीचे आपको पता है 0 डिग्री लाइन है। फॉर द एग्जाम्पल मैं मान लूं कि ये 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री है, इससे आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ आ रहे हैं। तो आप जैसे ही 0 से ऊपर आए, 1 2 5 7 8, जैसे ही आप 8 4 आए तो आप कन्याकुमारी के पास आ गए। यानी ये आपका जो पॉइंट है वो 8 डिग्री और 4 मिनट का है। इससे आप ऊपर जाओगे 9 10 11 12 16 20 24 40 20 24 25 26 30 35 37 डिग्री और 6 मिनट पे जाओगे, मतलब ये आपका लद्दाख का कोना आ जाएगा। यहां आपका हिस्सा कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो, कई बार कहता है कि भारत के दक्षिण भूभाग, भारत के दक्षिण सिरे को छूने वाला अक्षांश कौन सा है, क्योंकि भारत का दक्षिण सिरा, फिर कंफ्यूज हो जाता है उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश। भारत के दक्षिण सिरे को छूने वाला अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत के सुदूर उत्तरी सिरे को कौन सा अक्षांश छूता है,
37 डिग्री 6 मिनट। तो जैसे ही तुम नीचे से आओगे तो सबसे पहले 8 डिग्री और 4 मिनट भारत की मुख्य भूमि को छुएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार को अलग छुएगा, मैं उसको बता देता हूं, वो थोड़ा पहले छू जाएगा, बाद में बता दूंगा। जैसे ही तुम कन्याकुमारी के पास आओगे तो 8 डिग्री और 4 मिनट आपको अक्षांश मिलेगा। मतलब आप जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन पे आए, जैसे ये 8 डिग्री और 4 मिनट की लाइन है, 8 डिग्री और 4 मिनट, आप कन्याकुमारी पे आ गए, यानी भारत के दक्षिण सिरे पे आ गए। और आप 37 डिग्री और 6 मिनट की लाइन पे जाओगे, मतलब भारत के उत्तरी सिरे पे जाओगे। इसका मतलब भारत 8 4 से 37 6 की पट्टी के बीच में कहीं है। अब बीच में तो इतना सारा पोर्शन पड़ा है, ये यहां से लेकर के और यहां तक पड़ा है, तो कहां है? तो आप 0 से रवाना होंगे तो 0 से 5 10 15 20 40 60 68 डिग्री 7 मिनट पे जाते ही भारत का पश्चिम कोना आ जाएगा। ये भारत का पश्चिम कोना है। ये जो पोर्शंस है गुजरात का, ये 68 डिग्री और 7 मिनट पे आ जाएगा। फिर आप आगे जाओगे 70 75 90 92 93, और जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से पे आओगे किबिथू में, तो यहाँ आपको 97 डिग्री और 25 मिनट का देशांतर मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको? भारत का उत्तरी सिरा 37 डिग्री 6 मिनट को छू रहा है, दक्षिणी सिरा 8 डिग्री 4 मिनट को छू रहा है, पश्चिम सिरा 68 डिग्री 7 मिनट को छू रहा है, और पूर्वी सिरा है वो 97 डिग्री 25 मिनट को छू रहा है। सिरा पूर्वी है, देशांतर पूर्वी 97 25 पूर्वी देशांतर को छू रहा है। सिरा पश्चिमी है लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। दैट इज क्लियर। सिरा दक्षिणी है लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। सिरा उत्तरी है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्लियर हुआ? इन चारों के मैं आगे आपको नाम भी बता दूंगा। ये जो अंडमान निकोबार की कहानी है, इसमें जो ग्रेट निकोबार है, जो लास्ट का पॉइंट है हमारा, वो 6 डिग्री और 45 मिनट को छू रहा है। 6 डिग्री और 45 मिनट। इसे आप अलग से लिख सकते हैं, अभी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, ये कभी कभार शब्द आ सकता है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश को छूता है, या उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो निकोबार द्वीप का दक्षिणी सिरा है। क्लियर? दक्षिणी सिरा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर आपके सामने अक्षांश और देशांतरों का आया। अब आपके कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने सारी चीज अक्षांश और देशांतरों के संदर्भ में बता दी, इसका विस्तार का बता दिया, कौन कहां से स्थित है। तो जैसे अपन इसमें ले लेते हैं, आप यहां गए तो ये जैसे 68 डिग्री और 7 मिनट आया, 68 डिग्री और ये 7 मिनट की लाइन है, ये 97 डिग्री और 25 मिनट की लाइन है, इसके बीच में तुम्हारा भारत है। इस तरीके से ये आपका है वो भारत है, ऐसा। तो ये आपका अक्षांशों और देशांतरों के संदर्भ में हो गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट अपन अक्षांश देशांतर के बजाय कौन कौन से पॉइंट है, एक इसका प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भाई इसके उत्तरी हिस्से, दक्षिणी हिस्से, पूर्वी हिस्से और पश्चिम हिस्से पे कौन से बिंदु आते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, भारत का जो सुदूर दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट को छू रहा है, और ये जो बिंदु है ये आपका कुमारी अंतरिप है या कैप कैमोरिन पॉइंट है। आप इसको लिख सकते हैं, नोट करके लिख दीजिए। भारत का, मैं बोलता हूं, आप लिखिए, भारत का सुदूर दक्षिणतम हिस्सा, भारत का दक्षिणी हिस्सा जो 8 डिग्री 4 मिनट को स्पर्श कर रहा है,
इसे कुमारी अंतरिप, इसे कुमारी अंतरिप, सॉरी पेन में चेंज कर लेता हूं, या कैप कैमोरिन, या कैप कैमोरिन के नाम से, कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इसके संदर्भ में हो गया। इसके अलावा आप उत्तरी वाले पॉइंट को लिख दीजिए। भारत का उत्तरी सिरा इंदिरा कॉल कहलाता है, इंदिरा कॉल। ये भी एक प्रकार का प्रश्न है। इंदिरा कॉल लिखना हो, भारत का उत्तरी सिरा इंदिरा कॉल। अब जैसे कई बार ये आ जाता है इंदिरा कॉल कितने डिग्री अक्षांश को स्पर्श करता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट को। और भारत का पश्चिम सिरा गोरमोता, ऐसे लिखना आप, गोरमोता, जो गुजरात के अंदर है। भारत का पश्चिम हिस्सा जो 68 डिग्री 7 मिनट को सूता है, वो गोरमोता पंजाब में है, सॉरी गुजरात में है। और पूर्वी हिस्से का आप लिख देना किबिथु, पूर्वी हिस्सा है वो किबिथु को स्पर्श करता है, किबिथु। ये किबिथु आपके कहां पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। कोष्टक में लिख देना अरुणाचल प्रदेश। ये आपका अक्षांशों और देशांतरों के संदर्भ में हो गया, कौन सा पॉइंट कहां स्पर्श करता है आदि। उसके बाद आप लिख दो भारत का सुदूर दक्षिणतम हिस्से वाला, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। आप लिखो 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश का बिंदु, अक्षांश बिंदु निकोबार में स्थित है। वो जो पूर्व में लिखा था निकोबार में स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये निकोबार में है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज आप अक्षांश के संदर्भ में और लिखो, फिर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अक्षांशों के संदर्भ में लिखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसका भी प्रश्न पूछा जाता है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, भारत को दो भागों में विभाजित करती है। देखो 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है, नॉर्थ अक्षांश को, और ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यहां से होकर के ये इसकी लाइन है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब मैंने लिखाया कि भाई ये भारत को दो भागों में बांटती है। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो पूरी दुनिया का कटिबंधों में विभाजन किया जाता है, कटिबंधीय विभाजन। तो 3 कटिबंध बनाए गए हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये 3 कटिबंध है, तापमान के आधार पे निर्धारित किए गए हैं, और फिर उसकी जो बाउंड्री लाइन बनाई वो अक्षांशों के आधार पे बनाई है विद्वानों ने। पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों को बता दूं, उष्ण कटिबंध है वो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंध है, चाहे आप दक्षिण में जाओ चाहे आप उत्तर में जाओ। 23.5 से लेकर के 67.5 डिग्री तक आपका शीतोष्ण कटिबंध है, चाहे आप उत्तर में जाओ चाहे दक्षिण में जाओ। और 67.5 से लेकर के 90 डिग्री तक आपका शीत कटिबंध है।
अब इस 23.5 डिग्री ने क्या किया, भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग ये, इसको अपन कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यानी भारत का ये भाग पड़ेगा शीतोष्ण कटिबंध में, और भारत का ये नीचे वाला भाग पड़ेगा उष्ण कटिबंध में। मैं ये भी बता देता हूं, उष्ण कटिबंध वह है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और वहां का तापमान ऊंचा रहता है। और जब सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन आता है, मतलब सूर्य की लोकेशन पृथ्वी के संदर्भ में उत्तर में जो सबसे लास्ट कंडीशंस रहती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रहती है, और दक्षिण के अंदर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रहती है, मतलब मकर पर रहती है। तो इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर है वो गर्मी ज्यादा है। तो ये जो कर्क रेखा वाला प्रश्न था, तो इसमें आपको ये लिखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो डिजिट भी याद रखना, और मैं राज्य भी आपको बाई सीक्वेंस अपन बता देते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं यदि आपको याद नहीं रहता है तो। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आप फॉर्मूला लिख लीजिए। एक पंडित है, पंडित के लिए हमेशा पै बिंदी करके लिखते हैं ना, जिसका नाम है गुसराम। एक पंडित है जिसका नाम है गुसराम, और पंडित है तो कुछ झावा तो लगाते होंगे, तो उसके नाम के पीछे लगा हुआ है मित्रीजा। पंडित गुसराम मित्रीजा। पंडित का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, यानी यह पंडित से आशय है पश्चिम बंगाल, गु से आशय है गुजरात, स से आशय है छत्तीसगढ़, रा से आशय है राजस्थान, और मैं से आशय है मध्य प्रदेश। ठीक है, कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, लेकिन यह मध्य प्रदेश है। मी से मिजोरम, ठीक है, त्रि से त्रिपुरा, और जा से झारखंड। अब इनका आप सीक्वेंस बना सकते हैं। सीक्वेंस इस तरीके से बना सकते हैं भाई, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो सबसे पहले इधर गुजरात आता है, गुजरात के बाद ये रेखा राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद ये रेखा जाएगी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद ये रेखा जाएगी झारखंड में, झारखंड के बाद जाएगी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद जाएगी ये त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद जाएगी एक मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में और जाएगी, छत्तीसगढ़ से फिर झारखंड में जाएगी, और फिर जाएगी आपकी त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद जाएगी मिजोरम में। तो बाकी वालों में कंफ्यूजन नहीं होगा, त्रिपुरा मिजोरम में होगा, त्रिपुरा में पहले आती है, मिजोरम में बाद में जाती है। क्लियर, समझ में आ गया ये मैटर। अब इसमें एक प्रश्न कभी कभार ये पूछा जाता है कि कौन सा शहर कर्क रेखा पे स्थित है, तो इसमें झारखंड की जो राजधानी है रांची, उसका प्रश्न बनता है कि रांची है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक या कर्क रेखा पर स्थित शहर है। तो ये आपका हो गया मेन चीज। हाँ, एक चीज थोड़ा जो पूर्व के अंदर मैंने आपको बताई, ये जो 6:45 वाला, इसका भी एक कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, इसके कुछ अन्य नाम है। तो देखो, मेरी एक आदत है कि मैं कभी छोड़ करके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी पढ़ाता हूं तो कोई चीज हो सकता है एन टाइम मेरे दिमाग में नहीं आए, तो जब भी बाद में दिमाग में आती है तो मैं ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि ये उस चैप्टर से थी। तो आप थोड़ा सीरियसली इसको समझ ले। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं आप एकदम फेयर नोट्स बना रहे हैं, बाद में वो चीज वहां ऐड नहीं हो सकती, ऐसा मत रखना, जगह रखना। अपन हॉल पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं किसी प्रोफेशनल ट्यूटर की तरह आपको नहीं पढ़ाना चाहता हूं, मैं एज ए ग्रेजुएशन क्लास आपको पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आपका जो नॉलेज है वो 101% हो जाए, ये मैं चीज आपको बता रहा हूं। तो एक चीज मेरे अभी दिमाग में आई कि भाई जो 6 डिग्री और 45 मिनट है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसके कुछ अन्य नाम है, और वो भी कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लिख दो, इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट, ये इसका एक नाम है, पिगमिलियन पॉइंट। और इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन,
पार्सन पॉइंट, व ला हिचिंग भी कहते हैं, ला हिचिंग, ये 3 इसके नाम है। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और ला हिचिंग पॉइंट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये किसको बोलते हैं पता है? 6 डिग्री और 45 मिनट वाले को बोलते हैं। ये तो निकोबार के नीचे का स्थान है ना, इसको बोलते हैं। ये ग्रेट निकोबार में, एक ये और आ जाता है, ये ग्रेट निकोबार, कार निकोबार किस में स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है, जो भारत का सुदूरतम बिंदु है। क्लियर हो गया ये बात? एक प्रश्न इसका और पूछा जाता अभी मेरे दिमाग में आया, 8 डिग्री 4 मिनट वाले का, कि ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, भारत का दक्षिण हिस्सा है, ये विश्व रेखा से कितना दूर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बड़े एग्जामों में ये प्रश्न बना था। तो आप इसका लिख दीजिए, 0 डिग्री से भारत का दक्षिण सिरा, 0 डिग्री से भारत का दक्षिण सिरा 876 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जब भी मेरे दिमाग में ऐसी चीजें आती रहेगी मैं आपको नोट करवाता रहूंगा। तो भारत का दक्षिण सिरा 0 डिग्री से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। क्लियर हो गया? ये भारत की स्थिति से रिलेटेड चीजें हो गई। अब शायद मुझे नहीं लगता, हाँ एक थोड़ा ये भी आ जाता है, नोट्स भी मैं मेरे पास रखता हूँ, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है कहीं बच्चे की चूक न जाए। मैंने संपूर्ण तैयारी की है। संपूर्ण तैयारी का मतलब हर चीज जो स्थिति से रिलेटेड थी उसको हमने उठाने की कोशिश की है। तो एक चीज आप अभी और नोट कर लो कि भारत की आकृति कैसी है। भाई बाय द वे, किसी छोटे एग्जाम के अंदर आप किसी बीएसटीसी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वो भी आ जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। भारत की आकृति के संदर्भ में आप लिख दो, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, एरो करके लिख देना, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्लियर? अब स्थिति के संदर्भ में मुझे और कोई चीज नहीं लगती कि आपकी कुछ पीछे रही है। हाँ, एक जो 82.5 डिग्री अक्षांश देशांतरों की बात करेंगे तो एक 82.5 डिग्री का और लिख दो, क्योंकि मैं टाइम जोन पे पूरा वीडियो बनाऊंगा, भारत के टाइम को लेकर के मेरी अगली क्लास आएगी। 82.5 डिग्री ऐसा लिख दो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है। यानी समय निर्धारण इस रेखा की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैं बताऊंगा समय निर्धारित कैसे होता है, इसकी एक पूरी क्लास, बहुत अच्छी क्लास रहेगी, उसमें मैं ये सारी चीज बताऊंगा। ये लिख दो आप, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। ये इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद, अभी आप प्रयागराज लिख दो, यह प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। नैनी स्थान का नाम है, नैनी से होकर गुजरती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। और लिखो, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 5 राज्य बाई सीक्वेंस आप लिखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये हो गया 82.5 डिग्री के संदर्भ में। तो ये अपना स्थिति का चैप्टर क्लियर हो गया। थोड़ा अपन अवस्थिति को भी देख लें।
कि भारत कहाँ अवस्थित है। तो स्थिति क्लियर हुई। अब स्थिति के संदर्भ में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और सिनेरियो क्या रहता है, ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं। अवस्थिति, अवस्थिति में आपको पहला ही ये चीज ध्यान रखना है कि ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दो चीजें ही आपको ध्यान रखनी है अवस्थिति के संदर्भ में। ये एक तो एशिया के किस भाग में स्थित है, दक्षिण भाग में। बच्चों को कंफ्यूज कर देता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम आदि। आपको ध्यान रखना एशिया के दक्षिण भाग में है और हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पे है। दो चीजें तो ये क्लियर हो जाएगी। हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पे है, ठीक है। एशिया के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पे। फिर आपको पड़ोसी देशों की बात बतानी है। पड़ोसी देशों के संदर्भ में हालांकि मैं विस्तार, सीमा, इनको लेकर के अगली क्लास में और बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास लंबी हो रही है। 50 से 55 मिनट की क्लास मेरी अप्रोक्सीमेटली रहती है। तो मैं पड़ोसी, आपको अवस्थिति के संदर्भ में पड़ोसी देशों के संदर्भ में देखना है। अब पड़ोसी देशों के संदर्भ में आप यदि बात करेंगे दक्षिण की, तो दक्षिण में तो भारत के हिंद महासागर है। अब दक्षिण में किधर, दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा अरब सागर, सुदूर दक्षिण में होगा हिंद महासागर। तीनों नाम याद रखना हो, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है, तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। दोनों शब्द आप यूज कर सकते हैं, पश्चिम में भी है गुजरात के हिस्से वाले इलाके में, और उत्तर पश्चिम में भी पाकिस्तान पड़ता है, और उत्तर पश्चिम में ही अफगानिस्तान पड़ता है जिसकी सीमा पीओके से लगती है। उसके बाद चाइना आ जाएगा। उत्तर के अंदर हमारा चीन पड़ता है, चीन का नेपाल का हिस्सा भी है और भूटान का हिस्सा भी पड़ता है। चीन, नेपाल और भूटान ये हमारे उत्तर के पड़ोसी देश है। चीन उत्तर पूर्व तक जाता है, चीन की बाउंड्री उत्तर पूर्व तक भी है, और आगे उत्तर पूर्व के अंदर देखेंगे तो म्यांमार आ जाएगा। क्लियर। तो म्यांमार उत्तर पूर्व में भी पड़ेगा और कुछ हिस्सा उसका अपन पूर्व में भी ले सकते हैं, और म्यांमार के बाद आ जाएगा बांग्लादेश। ये हो गए हमारे पड़ोसी देशों के संदर्भ में। अब मैं पड़ोसी देशों की बाउंड्री ये विस्तार के अंदर बताऊंगा, इसका भी प्रश्न बनता है सीक्वेंसली। अब ये जो मैंने अभी अवस्थिति का बताया, ये आपको डायरेक्शन के संदर्भ में याद रखना है। डायरेक्शन मतलब दिशा के संदर्भ में, कि कौन सा देश भारत के किस दिशा में स्थित है। इससे पूर्व एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि भारत के नाम को लेकर के भी एग्जामों में कई कबार प्रश्न पूछा जाता है, और जहां तक मैं समझता हूं कि ये स्थिति के साथ ही मैं आपको क्लियर करवा दूं, तो दो चार चीजें हैं। जैसे भारत को प्राचीन समय से लेकर आज तक एक तो आर्यावर्त नाम से जाना गया है, आर्यावर्त, और एक भारत को हिंदुस्तान भी कहा गया है। यानी ये शब्द कहां से आए ये अपन को देखने हैं। एक भारत को भारत कहा गया है, और एक भारत को इंडिया कहा गया है। भारत और भारतवर्ष भी कहते हैं, भारत वर्ष। ये शब्द अमूमन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखो, आर्यावर्त का तो सीधी सीधी थ्योरी है। इसमें आप लिख सकते हैं ऋग्वैदिक काल में ये आर्यों का क्षेत्र रहा था, और उस समय इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। ये सिंधु नदी के आसपास का बेल्ट था, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। तो आर्यावर्त का संबंध तो किससे है, आर्यों से है। आर्य जो ऋग्वैदिक जाति, यूं मान लें अपन की ऋग्वैदिक कालीन